हेलो फ्रेंड्स, द इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस द एडिटोरियल पेज और द आइडियाज पेज से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले जो हम आर्टिकल एनालाइज करेंगे वो है हमारे एडिटोरियल सेक्शन से ए टाइम फॉर मैच्योरिटी। ये जो हालांकि जो इंडिया चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप में जो टेंशन हो रही है उसके लिए एक बेहतर एक मैच्योर डिसीजन लाना होगा, मैच्योर स्ट्रेटेजी लाना होगा भारत सरकार को। तो उसी पे ये आर्टिकल है। तो आइए एनालाइज करते हैं डिटेल्स में इस आर्टिकल में क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, राइटर ये कहते हैं कि जो इंडिया चाइना के बीच में जो डिप्लोमेटिक जो इशू हो रही है या जियो पॉलिटिकल जो इशू हो रही है वो सरकार की, भारत सरकार की एक या दो जजमेंट की एरर से नहीं हो रही है। और वो ये भी कहते हैं कि सरकार ने चुप्पी बजाय रखी है जो चाइनीज़ इनकर्शन के लिए। वो उसने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दिया देश को। और ये जो प्रॉब्लम हुई है ये पाँच तरह की जो डिप्लोमेटिक फेलियर है उसकी वजह से हुई है। तो सबसे पहले जो रीज़न है वो है लैक ऑफ लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी फॉरसाइट। जो हमारे जो फॉरेन पॉलिसी में जो दूरंदेशी था वो उसकी कमी है, ये कहना है राइटर का। और जो इसके साथ साथ इंटेलिजेंस फेलर भी हुआ था कि जो चाइनीज़ जो आक्रमण या इनकर्शन की मतलब सूचना या उसकी अनुमान करने का उसका इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से भी ये चाइनीज़ इनकर्शन हुआ है, ये कहना है राइटर योगेंद्र यादव जी का। और ये भी तीसरा जो ये है सरकार की तरफ से जो जो हुआ गलती हुआ है वो है सरकार ने इसको रिफ्यूज़ किया, उसको उस पर रेस्पॉन्ड करना, यथार्थ रूप में रेस्पॉन्ड करना, जब ये मालूम हो गया था कि सरकार को कि चाइना ने ऑलरेडी अक्साई चीन या गलवान वैली में इंकर्शन कर दी है। और लॉस ऑफ नर्व, और सरकार हड़बड़ा गई थी कि उसको ट्रूप्स की को बैकअप करने के लिए। और जो लास्ट में जो फाइनली जो पांचवा जो सरकार ने गलती की है, जो इकोनॉमी ऑफ ट्रूथ, जो आपका जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, जो एक्चुअल जो वातावरण है उसको सम्मुखीन करना या देश के आगे सरकार को ये जो सच्चाई है उसको व्यक्त करना था। और जो इसको उसकी सिचुएशन के अनुसार ही उसको फेस करना था, ना कि उस पर चुप्पी बजाय रखना था। और ये जो एक हार्श रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, उसको एक कड़े डिप्लोमेटिक या अब मिलिट्री एक पॉलिसीज़ लेके उसको फेस ऑफ करना चाहिए था, ये कहना है राइटर का। और यहाँ पर राइटर योगेंद्र यादव जी ये भी मानते हैं कि चाइना के साथ डायरेक्ट फेस ऑफ करना ये इतना आसान काम नहीं है किसी भी सरकार के लिए, चाहे ये वर्तमान की सरकार हो या आने वाले कोई भी सरकार हो, उसके लिए चाइना को टैकल करना इतने ईजी नहीं है। लेकिन सरकार की जो क्लेम है और जो रियलिटी है उसमें इतना बड़ा डिफरेंस ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये कहना है राइटर का। और राइटर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट इस 5 सेक्टर में फेलर के साथ साथ उसका जो ऑपरेशनल फेलर्स है वो भी इसमें सम्मिलित है। और गवर्नमेंट ने ये आंकड़ा लगाने से ये एंटिसिपेट करने पे फेलर रही है कि चाइनीज़ जो इनकर्शन होगी वो कितना सीरियस होगी। और ठीक इसी तरह जिस तरह की कारगिल में जैसा अफरा तफरी मर गया था, उसी तरह जो इंडिया की जो चाइनीज़ इनकर्शन इस समय चाइनीज़ की जो इनकर्शन हुई थी उसमें भी सरकार ने एक उचित आंकड़ा लगाना या जो मामले की गंभीरता को जांचने में गलती कर दिया था। और तो हमारे पास जो अवेलेबल मिलिट्री और इलेक्ट्रॉनिक जो इंटेलिजेंस जो थी वो उसको भी सरकार ने काम पे नहीं लगाया, जिससे कि हम एक सही आंकड़ा लगा सकें कि चाइना किस हद तक आगे बढ़ सकती है। और जब इनकर्शन हो गई थी तो गवर्नमेंट की जो एंटायर फोकस थी वो था सिचुएशन की मैनेजमेंट करना, या लोगों जो परसेप्शन है जो चाइना की इनकर्शन को लेके उसको मैनेज करना, ना कि बॉर्डर को मैनेज करना। तो इससे क्या हुआ, तो जो मीडिया थी, मीडिया भी सरकार के साथ पूरा सहयोग किया था। और इससे क्या हुआ, जो जो डेमोक्रेटिक नॉइज़ है उसकी फ़ायदा सरकार ने नहीं उठाया, उसका लाभ नहीं उठाया। और इससे क्या हुआ, जो सीरीज़ ऑफ डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट की सरकार ने बात कही थी, इससे चाइनीज़ गवर्नमेंट को ये मैसेज गया कि भारत सरकार के पास बहुत ही कम डिप्लोमेटिक प्रेशर, डोमेस्टिक प्रेशर आ रही है, घरेलू प्रेशर बहुत ही कम है। और भारत की जनता के ओर से सरकार पे कोई प्रेशर नहीं है। और अगर नई टेरिटरीज़ अगर वो दखल भी कर लेता है, वो अगर इंकर्शन भी कर लेता है तो वो भी नेगोशिएबल हो जाएगा, क्योंकि सरकार उस पर कोई ज़्यादा बात नहीं करेगा। और जब आपका
एक्चुअल कॉन्फ्रंटेशन की बात आई है, तो जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको मतलब जो मतलब सुदृढ़ता से काम करना चाहिए था, उस वो उन्होंने दिखा नहीं पाया। उन्होंने लॉस ऑफ नर्व दिखाई। और जो उनकी नारा थी कि नो एस्केलेशन एट एनी कॉस्ट, इससे भी चाइनीज़ पॉलिटिकल लीडर्स को, चाइनीज़ जो मैनेजमेंट है उनको मतलब ये मैसेज गया कि वो मतलब हालांकि इंडिया तो कोई एस्केलेशन नहीं करेगा एट एनी कॉस्ट, तो उसको ये फ्रीनेस मिलता है, उसको ये स्वाधीनता मिलता है कि वो इंडिया पे कोई भी मतलब इंकर्शन कर सकता है, कोई भी मिलिट्री एस्केलेशन कर सकता है एट एनी कॉस्ट। मतलब ये कुछ मतलब हमारे डिप्लोमेटिक खामियाजा हो गई थी जिससे चाइना इतना आगे बढ़ पाया है, ये कहना है राइटर का। और जो वर्स्ट जो डिप्लोमेटिक फेलियर हुई है वो था कि गवर्नमेंट की एक्सेप्टेंस की चाइनीज़ इंकर्शन हुई है, या उसको फेस टू फेस उसको मतलब उसको डायरेक्टली उसको फेस करना। और ये मतलब गवर्नमेंट की एक पॉलिसी रही है, जो गवर्नमेंट ने, जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोई भी भारत की सीमा में घुसा नहीं है। तो ये एक मतलब हमारा एक सबसे बड़ा गलती हुई थी, और जिसकी लाभ मतलब चाइना की जो प्रोपागेंडा है या मीडिया ने उसको भरपूर उठाया है। और ये मतलब भारत की स्टेटमेंट को वो यूज़ कर रहा है दुनिया भर में प्रचार करने के लिए कि उसने वाकई ही मतलब भारत में कोई इंकर्शन नहीं किया है। तो ये कितना बड़ा एक मतलब ब्लंडर हुई है भारत सरकार की ओर से। तो यही कहना है, यही दर्शाते हैं राइटर योगेंद्र यादव जी। लेकिन राइटर यहाँ पे ये कहते हैं, यद्यपि गलती सरकार ने कई सेक्टर्स में, कई फ्रंट्स में गलती की है, लेकिन ये टाइम नहीं है हम जो नेशनल जो ब्लंडर हुई है वो मतलब हमारे एनर्जी, टाइम एनर्जी इस पे स्पेंड करें, क्योंकि हमें अभी जो चाइनीज़ इंकर्शन है उसको मतलब यथार्थ रूप में कैसे डील करें उसके और हमें ज़्यादा सोचना चाहिए। और ये मतलब ऐसे डेमोक्रेसी में ऐसा सिचुएशन हो आती ही है, और अगर ये सरकार नहीं होती, कोई भी अलग सरकार होती, उसको भी सेम सिचुएशन फेस करना पड़ता, ये कहना है राइटर का। और यहाँ पे राइटर ये कहते हैं कि हम इस समय जो भारत जो एक इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी से डील कर रहा है कोरोना वायरस की, और उससे जो आर्थिक जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है, तो ये हम जो अभी नेशनल जो एनर्जी है, फोकस है, वो सिक्योरिटी कंसर्न्स में चाइना के साथ हम लिप्त नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक मतलब ह्यूज एक मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस होगा और हमारा जो इकोनॉमी है उसको बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर देगा। तो इस समय हमें जो कोई भी मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स चाइना के साथ हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी मिलिट्री रिटेलिएशन ये बहुत ही हमारे आर्थिक और आर्थिक सामाजिक रूप से हमारे मतलब इकोनॉमी पे बहुत ही बुरा असर होगा। और जो हम जो इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात कर रहे हैं चाइना के साथ, वो भी एक मतलब उचित डिप्लोमेसी नहीं होगा, ये कहना है राइटर का। और अंत में राइटर योगेंद्र यादव जी ये कहते हैं कि हमें भारत सरकार को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक ऑप्शंस या स्ट्रेटेजी लेके आना आना होगा, जिससे हम जो हमारे लॉसेस हुई है, जो पॉलिटिकल या जो भी लॉसेस हुई है चाइनीज़ एग्रेशन की वजह से, उसको हम भरपाई कर सकें। और हमें गवर्नमेंट को एक टाइम लेना होगा, समय लेना होगा कि वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सके। और यही एक मैच्योर नेशन की यही एक क्वालिटी होती है कि वो उसको जब उकसाया जाता है वो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जो जब उसकी टाइम आती है तब वो रिएक्ट करता है। और इस समय हमें सभी पार्टी को बियॉन्ड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और हमारे जो भी मत होगा, मत या विमत के परे, हमें भारत सरकार को या प्रधानमंत्री जी को सहयोग करना चाहिए, जिससे कि हम ये जो गंभीर क्राइसिस हो रही है, जियो पॉलिटिकल क्राइसिस हो रही है, उससे हम उभर सकें। तो ये था एनालिसिस आर्टिकल ए टाइम फॉर मेच्योरिटी का। तो आइए एनालाइज करते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल का। तो दोस्तों नेक्स्ट जो आर्टिकल एनालाइज करेंगे ये है हमारे आइडियाज पेज से। इसका शीर्षक है क्राइसिस एंड मोबिलाइजेशन। ये जो कोरोना वायरस की क्राइसिस में जो खाद्य संकट होगी या खाद्य संकट होने वाली है, तो उससे भारत कैसे निपट सकता है, जो हमारे जो एडिशनल फूड ग्रेन स्टॉक्स है हमारे एफसीआई के गोडाउंस में, उसकी बेहतर यूज़ करके। तो उसी पे ये आर्टिकल है, और आर्टिकल लिखे हैं अशोक गुलाटी जी ने। तो आइए एनालाइज करते हैं डिटेल्स में इस आर्टिकल में क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, पहले पैराग्राफ में राइटर ये कहते हैं जो कोरोना वायरस की महामारी और चाइनीज़ इंकर्शन के फलस्वरूप जो हमारा जो अर्थनैतिक जो डेफिसिट होगा, जो फिजिकल डेफिसिट होगा, वो अराउंड 10 to 11% होगा। और इससे ज़्यादा 10 to 11% ऑफ जीडीपी होगा, और इससे ज़्यादा डेफिसिट भारत सरकार या कोई भी सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो इसके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड पॉलिसीज लाना होगा, जिससे जो अर्जेंटली वो भी जिससे कि जो आपका अनप्रोडक्टिव जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसकी आंकड़ा लगाए सरकार, और उसको मतलब उस पर गतिरोध लाए।
और यहाँ पे राइटर अशोक गुलाटी जी एक इम्पॉर्टेंट हमें एक स्टेटिस्टिक्स या फैक्ट्स कहते हैं, जो कि भारत सरकार जिसकी लाभ उठा सकता है, जिससे कि हम जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है उससे उभर सकते हैं, और उससे मोर देन हमारा आपका 1 लाख करोड़ हमारे मतलब सरकार को अतिरिक्त मतलब रेवेन्यू रेज करने में लाभ होगा। और वो ये होगा जो हमारे माउंटेन्स जो पहाड़ जो खाद्यान्न की जो पहाड़ है एफसीआई गोडाउंस में, उसकी सरकार मतलब यूज़ कर सकता है। तो जून 1 की जो एफसीआई की जो डेटा है उसमें ये हमें मालूम होता है कि जो एफसीआई गोडाउंस है उसमें 97 मिलियन मेट्रिक टन्स की खाद्यान्न अभी भी मतलब सेंट्रल जो पूल है उसमें अभी भी जमा है। और जुलाई 1 तक जबकि जो राबी फसल की जो कटाई के बाद जो प्रोक्यूरमेंट होगी, उसके बाद जो एफसीआई के पास ग्रीन स्टॉक्स होगी वो होगा 91 टू 92 मिलियंस ऑफ मैट्रिक टन। तो ये है जो हमारे जो बफर स्टॉक की जो लिमिट की जो नॉर्म्स है वो है 41.12 मिलियन मैट्रिक टन की जो नॉर्म है, उससे अतिरिक्त मतलब हमारे पास करीब 50 मिलियन मैट्रिक टन एक्सेस हमारे पास फूड ग्रेन हो जाएगा। तो ये मतलब हमारे जो पीडीएस के तहत जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बाद और जो कुछ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के बाद हमारे पास जो 50 मिलियन मैट्रिक टन की जो फूड ग्रेन है, उसका अगर सरकार अगर यथार्थ या सही रूप से अगर यूज़ करे तो हमें करीब 1 लाख करोड़ की अतिरिक्त हमें रेवेन्यू सेविंग होगा, ये कहना है राइटर का। और राइटर ऐसे कैसे कर सकती है कि जो फूड ग्रेन स्टॉक है उसको मार्केट में बेच के या उसको लिक्विडेट करके सरकार पैसा लाभ कर सकती है। तो जो एस्टिमेटेड कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ राइस है 2020-21 का, वो है आपका 37,267 रुपीज़ आपका पर टन। और वीट का आपका ₹28,838 टन पर टन उसका रेट है। तो इसका अगर दोनों का कंबाइंड आंकड़ा लगाए तो वो हो जाएगा आपका ₹30,000 पर टन आपका ग्रेन्स का, गेहूँ और चावल का कंबाइंड आंकड़ा। तो तो जो ये वैल्यू ऑफ जो 50 मैट्रिक टन मिलियन मैट्रिक टन जो फूड ग्रेन स्टॉक है एफसीआई के गोडाउन में, उसको अगर 30,000 रुपीज़ से हम मल्टीप्लाई करें तो देश के पास 150 करोड़ आपका एडिशनल मतलब फूड ग्रेन स्टॉक्स रिजर्व है। तो ये एक अनप्रोडक्टिव कैपिटल है वो कहते हैं, जो कि लॉकअप होकर बंद हो रही है सेंट्रल जो एफसीआई के गोडाउंस में। तो इसको अनलॉकिंग करना, इसको लिक्विडेट करना मतलब भारत सरकार के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा इस क्राइसिस के पीरियड में। और ये कैसे कर सकती है, इसको थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, जैसे कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट प्लेयर्स है, उनको मतलब उनको इनवाइट करके कि वो बफर स्टॉक को खरीदे अपने हिसाब से, और जिससे कि भारत सरकार को पैसा मिले और उनको फूड ग्रेन्स मिले जो प्राइवेट सेक्टर है उनको। तो यद्यपि भारत सरकार को जो जो उचित दाम है मार्केट प्राइस तो नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार ज़्यादा दाम से खरीदता है ये फूड ग्रेन्स मतलब मार्केट प्राइस से, तो उसको फुल इकोनॉमिक प्राइस तो नहीं मिलेगा। लेकिन जो इसको अगर लिक्विडेट कर दिया तो एफसीआई के पास जो अननेसेसरी जो इंटरेस्ट कॉस्ट एफसीआई जो बियर करती थी इन फूड ग्रेन्स को स्टॉक करने में, वो था आपका 8,000 से 10,000 करोड़ पर एनम। तो वो जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको मतलब सरकार बचा पाएगी, और इससे सरकार को बहुत फ़ायदा होगा अपने जो आर्थिक क्राइसिस से उभरने के लिए। और यहाँ पे राइटर कहते हैं जो मोदी गवर्नमेंट की जो रिसेंट अमेंडमेंट थी, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की जो अमेंडमेंट की थी, और जिसमें आपका जो प्राइवेट सेक्टर को बुलाया गया था और उनको जो स्टॉक लिमिट पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था इस ऑर्डिनेंस के बाद, तो ये मतलब इससे जो प्राइवेट सेक्टर है वो मतलब आगे आ सकते हैं और जितना उनको ज़रूरी है वो फूड ग्रेन स्टॉक कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्लॉज लगाया गया है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस जो क्लॉज है, नेचुरल कैलामिटी वार्स के समय वो मतलब जो एक्सेस स्टॉकिंग नहीं कर सकते बल्कि लिमिटेड स्टॉकिंग कर सकते हैं, तो उसको उठाना मतलब उसको हटाने की बात करते हैं सरकार। तो इससे क्या होगा, प्राइवेट प्लेयर्स और भी आएंगे और उनकी जो फूड ग्रेन परचेसिंग कैपेसिटी है वो और भी बढ़ेगा, और वो और भी ज़्यादा मतलब फूड ग्रेन्स परचेज करेंगे सरकार के गोडाउन से। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन कहते हैं कि राइटर की जो एक्सेस जो फूड ग्रेन स्टॉक करेगा उसका एक सही आंकड़ा लगाने के लिए जो फूड ग्रेन जो प्राइवेट जो सेक्टर्स या जो प्राइवेट प्लेयर जो अपने गोडाउन में स्टॉक करेगी,
उसकी हिसाब लेने के लिए मतलब सही आंकड़ा उनको रजिस्टर करना होगा, उनके पास कितना स्टॉक्स है, वो अंडर आपका जो वेयरहाउसिंग एंड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है WDRA, उसके तहत उनको रजिस्टर करना होगा, या उनको ये कहना होगा कि उनके पास कितना स्टॉक है और कहाँ। तो इससे सरकार के पास सही आंकड़ा होगा कौन सा प्राइवेट सेक्टर प्लेयर के पास कितना फूड स्टॉक जमा है। और इसके साथ साथ राइटर अशोक गुलाटी जी ये कहते हैं जो दो ऑर्डिनेंस जो सरकार ने लाई थी, एक था जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स जो प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 के तहत जो इससे क्या होता है, जो फार्मर को अपना प्रोडक्ट्स को सेल करना, मतलब कहीं भी वो सेल कर सकता है अपने प्रोडक्ट्स, अपने फसल को, मतलब आउटसाइड APMC मंडी सिस्टम के बाहर भी वो कहीं भी सेल कर सकता है। तो ये ऑर्डिनेंस से क्या होगा, सरकार मतलब जो फार्मर्स है वो अपना जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है अपना फसल को कहीं भी बेच सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये एक गेम चेंजर होगा, ये कहना है राइटर का। और दूसरा जो ऑर्डिनेंस जो सरकार ने लाई थी वो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। तो दोस्तों ये क्या है, इससे फार्मर को मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो इनकरेज करती है। तो इससे क्या होगा, फार्मर ये डिसाइड कर सकता है कि वो कौन सा फसल को बोए, और उसको क्या होगा बाय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसको मतलब इन एडवांस उसको मतलब मालूम होगा कि उसको कितना मिनिमम प्राइस मिलने वाला है उसका प्रोड्यूस से। तो इससे क्या होगा, कोई भी प्राकृतिक दुर्योग से कोई भी कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी से अगर उसका फसल ख़राब भी हो जाता है तो उसको अपना फसल का एक उचित मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, उसकी जो एक क्रॉप इंश्योरेंस की तरह हो जाएगा, और उसको मतलब फसल की लॉस की कोई बिना कोई मतलब अंदेशा किए हुए वो मतलब कोई भी फसल की फसल बो सकता है, और उससे उसका यथार्थ लाभ भी हो सकता है। और यहाँ पर राइटर कहते हैं कि जो तीनों ऑर्डिनेंस की यथार्थ लाभ उठाने के हेतु मोदी सरकार को मतलब ये इंश्योर करना होगा कि ये सभी स्टेट्स मतलब प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि जो इसके बेनिफिट है फार्मर और कंज्यूमर्स दोनों को पूरी तरह से मिले। तो यहाँ पे जो अराहतिया से जो कमीशन एजेंट्स है उनकी लॉसेस होने का चांस है, क्योंकि वो मतलब जो सप्लाई चेन में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के दाम है उसको उसकी अनड्यू मतलब मुनाफा उठाते थे, और जो लोकल पॉलिटिकल लीडर्स है जो अराहत्यास या जो कमीशन एजेंट्स के साथ उनका जो टाई अप था उनका भी लॉसेस होना अनिवार्य है। तो ये कोई बुरी अंदेशा नहीं है, ये सही दिशा में भारत सरकार जा रही है, ये कहना है राइटर का। और दूसरे सेक्टर में जो सरकार पैसा बचा सकती है वो है जो फूड सब्सिडी है उसको मोबिलाइज करके। तो यहाँ 2020-21 की जो आंकड़ा है वो है मतलब सम ऑफ आपका 1,50,570 करोड़ ये सरकार को प्रोविज़न करना पड़ता है फूड सब्सिडी के लिए। और ये हालांकि जो नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड की आंकड़ा है, और उसका ये कहना है कि ये आंकड़ा बहुत ही मिसलीडिंग है, क्योंकि जो मार्च 31 2020 तक जो FCI ने जो नेशनल स्मॉल सेविंग्स NSS के से जो उधार लिया था वो था 2,54,600 करोड़। तो इस पे जो FCI को इंटरेस्ट देना पड़ता है वो है एट द रेट ऑफ 8.4 to 8.8% पर एनम। तो जो रियल फूड सब्सिडी का कॉस्ट आ जाता है, बिल आ जाता है, वो इन टोटल हो जाता है 3,70,170 करोड़, जिसपे कि आपका 2,54,600 करोड़ तो सिर्फ पैसा है जो उधार लिया था, और उसमें एडिशनल 1,50,570 करोड़ तो सिर्फ इंटरेस्ट ही है। तो ये अगर प्रॉपर्ली मोबिलाइज करे सरकार, तो इसको कैसे मोबिलाइज कर सकती है सरकार, जो PDS के तहत जो कवरेज है उसको रिड्यूस करना है, और सभी जो इशू प्राइस है जो आपका प्रोक्यूरमेंट प्राइस के साथ जो आपका इशू प्राइस है उससे लिंक करना है। और जो जो फूड सब्सिडी के बजाय फूड डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय मतलब ग्रेजुअली कैश ट्रांसफर्स पे सरकार ध्यान दे। तो इससे क्या होगा, सरकार अतिरिक्त में 50,000 करोड़ रुपया बचा लेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमारा जो आर्थिक जो स्थिति है वर्तमान की, जो जियोपॉलिटिकल इशू और जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो भारत सरकार गुजर रही है उससे उभरने के लिए ये एक मतलब बहुत बड़ा हेल्प होगा, ये कहना है राइटर अशोक गुलाटी जी का। तो ये था आर्टिकल क्राइसिस एंड मोबिलाइजेशन का। तो आइए एनालाइज करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल। तो दोस्तों नेक्स्ट जो आर्टिकल एनालाइज करेंगे हमारे आइडियाज़ पे चाहिए, ये है फाइंडिंग वे फॉरवर्ड। ये जो इंडिया चाइना के बीच में जो टेंशन्स हो रही है उसकी आने वाले दिनों में क्या सॉल्यूशन होगा या होना चाहिए, ये इस पे आर्टिकल है। और ये आर्टिकल लिखे हैं सलमान खुर्शीद जी द्वारा, जो कि हमारे भूतपूर्व एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। तो आइए एनालाइज करते हैं इस आर्टिकल में उन्होंने क्या लिखा है।
देखिए दोस्तों, राइटर सलमान खुर्शीद जी ये कहते हैं कि जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई है चाइनीज़ एग्रेशन को लेके, इन टर्म्स ऑफ का जो मैप्स में जो प्लेसेस को लेके और जो इंसिडेंट्स हुई है, तो इससे ये आंकड़ा लगा सकते हैं जो करंट सिनारियो हो रही है, जो सिचुएशन हो रही है चाइना के साथ, वो डिफरेंट है जो पिछले जो इंसिडेंट्स हुई थे चाइना के साथ। और जो हमारे रेस्पॉन्स पे है वो भी काफ़ी अलग है पिछले जो रेस्पॉन्सेस से। तो इस समय जो टॉक्स है वो इनिशिएट हो रहा है मिलिट्री टू मिलिट्री, मतलब सरकार मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स पे ध्यान दे रही है, ना बल्कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल की टॉक्स पे। तो ये हमारा अप्रोचेस और जो सिचुएशन है वो काफ़ी डिफरेंट है, ये कहना है राइडर का। और यहाँ पर राइडर ये कहते हैं चाइना का जो भी एम्बिशन हो ईस्ट चाइना सी को लेके या इंडियन ओशन को लेके या जो वन बेल्ट वन रीजन ओबोर को लेके, या जो आपका जो जो भी सिचुएशन है विश्व को लेके, ठीक है, इंडिया को रेस्पॉन्स लेना चाहिए अपने जो भारत को सूट करता है, भारत की जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज को सूट करता है, ना कि जो कोई वर्ल्ड लीडर को फॉलो करने के बजाय। उनका ये कहना है कि जो भारत अभी जो वर्ल्ड लीडर ख़ासतौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप की हेल्प या उनको जो फॉलो करने की बात करते हैं, तो वो कब इस सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी तो हाँ डोनाल्ड ट्रंप अभी चाइना के खिलाफ है, लेकिन वो उनकी जो स्थिति है चाइना के प्रति वो चेंज होने में समय नहीं लगेगा। तो भारत को अभी अपने आप अपने लिए स्टैंड लेना होगा, ये कहना है राइटर का। और यहाँ पे राइटर ये कहते हैं जो हम अगर इंडिया चाइना की वार या उसकी पॉसिबिलिटी के बारे में सोचें, ये वो बोलते हैं कि ये डिज़ायरेबल भी नहीं है और फिजिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी वार जो हालांकि जो हम आज के समय में ये कोई पॉसिबल नहीं है, कोई वास्तविक नहीं है। तो आने वाले दिनों में हमें सोचना होगा इकोनॉमिक सर्वाइवल के ओर ज़्यादा ध्यान देना होगा, ना कि डोमिनेंस और पावर गेम्स के प्रति। तो ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज है राइटर का। और राइटर सलमान खुर्शीद जी ये कहते हैं जो बीच में जो कैजुअलिटी हुई, हमारे जो 20 सैनिक मारे गए हैं मुठभेड़ में, वो पहला एक इंसिडेंट है 1975 के बाद, और इसको भारत मतलब ये एक मतलब मामूली या ये सिचुएशन समझ जाएगा के रूप में इसको मतलब झेलना, इसको डील करना ये अनुचित होगा, ये कहना है राइटर का। और राइटर यहाँ पे कहते हैं अगर युद्ध अगर पॉसिबल नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़े, चाइना के साथ किस तरह हम डील करें। तो ये डिपेंड करेगा चाइना कितना मतलब वो अपना हस्तक्षेप बढ़ाता है या उसका बल कितना प्रयोग करता है या कितना डोमिनेंट रवैया अपनाता है। तो हमें इसके लिए हमें अपना जो पॉलिसीज़ है, एक्सटर्नल पॉलिसीज़ है, प्लान्स एंड पॉलिसी है, उसको उस पर भी तब्दीली लाना होगा, उस पर भी चेंजेस लाना होगा। और राइटर यहाँ पे कहते हैं कि अगर हम सॉफ्टवेयर में, स्पोर्ट्स में, कल्चर में, हर क्षेत्र में अगर हम मतलब आगे बढ़ सकते हैं, तो हमें इकोनॉमिक पावर में भी, इकोनॉमी में भी चाइना को मैच करना होगा अपना समय में, और जिससे कि हम चाइना से एक मैचिंग इकोनॉमी और मिलिट्री सुपीरियरिटी मतलब चाइना के इक्वली या उससे ज़्यादा हम आगे बढ़ सकें। तो इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करना होगा और मतलब कड़ी मेहनत और मशक्क़त करना होगा। तो और हमें इसके लिए हमें इनोवेटिव स्ट्रेटजीज़ ऑफ वारफेयर एंड ट्रेनिंग, नए नए जो टेक्निक्स है युद्ध की और ट्रेनिंग के, उसका अपनाना होगा। और हमें हमारे आसपास जो जितने भी नेबर्स है या विश्व में हमें देशों के साथ हमारा फ्रेंडशिप और इन्फ्लुएंस बढ़ाना होगा। और इसके लिए हमें ये शो करना होगा कि भारत की जो स्वाधीनता है, लिबर्टी है, वो भारत के लिए यूनिक है और विश्व को उसको फॉलो करना चाहिए। तो मतलब भारत को अपना एक यूनिक पोजीशन बनाना होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और जो भी हो जाए मतलब राइटर कहते हैं कि डोकलम जैसे इंसिडेंट को रिपीट करना नहीं चाहिए। और हम तो ये तो मतलब सर्जिकल स्ट्राइक्स जो करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो तो ठीक है, लेकिन हमें इसको जो पाकिस्तान के विरुद्ध जो हमारा जो मिलिट्री माइट है, ठीक उसी तरह हमें हमारी जो माइट है या पॉलिसीज़ है, हमारा जो आपका नॉर्दर्न सेक्टर है या जो नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर है जो चाइना के साथ, उस पे भी हमें दिखाना होगा। और हमें एक बाउंड्री, एक लाइन ड्रॉ करना होगा जिसको हमें गार्ड करना होगा, जिसको मतलब चाइना को किसी भी कॉस्ट पे चाइना को क्रॉस करने नहीं देना होगा। तो ये तो जो बिलेटेड जो देर से भी हुआ जो ऑल पार्टी मीटिंग सरकार कर रही है, वो एक उचित एक स्टेप है जिससे कि सभी पार्टीज़ को आगे आना चाहिए, जिससे कि जो ये क्राइसिस से गुजर रहा है देश, उससे हम उभर सकें। तो ये था आर्टिकल फाइंडिंग वे फॉरवर्ड का एनालिसिस। तो आशा करता हूँ आज का एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू।